أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज हम कांस्टेंट मेंबर्स ऑफ अ क्लास हम डिस्कस करते हैं कि कांस्टेंट मेंबर क्या होते हैं और किस तरह कब हमें इसकी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है एंड व्हाई वी मेक मेंबर कांस्टेंट और इससे क्या फ़ायदा है। तो हम किस तरह हाउ वी कैन मेक इट कांस्टेंट, तो आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। Member of a class can be declared as constant. क्लास के मेंबर्स एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं एंड डेटा टाइप्स जितने भी हैं, और फंक्शंस मेंबर फंक्शंस वो हम कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। मेंबर ऑफ क्लास कैन बी डिक्लेयर एज कांस्टेंट मेंबर। कांस्टेंट मेंबर आर टू टाइप, दो तरह के होते हैं। मतलब ये कि कांस्टेंट डेटा मेंबर जिसको एट्रीब्यूट कहते हैं, कांस्टेंट एट्रीब्यूट्स, और कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस। ठीक है, तो कांस्टेंट डेटा मेंबर्स या कांस्टेंट एट्रीब्यूट किस तरह होते हैं। द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट डेटा मेंबर हैज नेवर चेंज। अगर हम एक एट्रीब्यूट को या डेटा मेंबर को हम कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं तो वो कहीं पे भी हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और कांस्टेंट डेटा मेंबर मस्ट बी इनिशियलाइज्ड यूजिंग कंस्ट्रक्टर लिस्ट। और जो जितने भी कांस्टेंट डेटा मेंबर हैं वो हमें स्टार्ट से एक वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, और वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम स्टार्ट ही में वैल्यू देंगे। अगर वैल्यू नहीं देते तो कांस्टेंट मेंबर डेटा मेंबर को, तो वो फिर एरर देता है, क्योंकि आपने कांस्टेंट डिफाइन किया तो कांस्टेंट आप एक वैल्यू दे दे, वही कांस्टेंट कंसीडर होगी। It is used to define read-only property of object। और कांस्टेंट सिर्फ इसको हम रीड कर सकते हैं, इसको कहीं भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है, किस तरह हम कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस, कांस्टेंट मेंबर फंक्शन, ये सॉरी कांस्टेंट डेटा मेंबर, इधर ये टाइटल मेंबर फंक्शन नहीं है, मेंबर है, डेटा मेंबर है। कांस्टेंट डेटा मेंबर हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, तो इस कांस्टेंट सिर्फ कीवर्ड लिखेंगे कांस्टेंट, और इसके बाद डेटा टाइप और डेटा मेंबर जो हमें नाम देना है। ठीक है, और इसको जब इनिशियलाइज करेंगे तो मतलब कंस्ट्रक्टर के नेम, फुल कॉलम, और जो कांस्टेंट डेटा मेंबर है उसको जो वैल्यू देनी है वो वैल्यू हम देंगे। ठीक है, और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हमने डालनी है वो हम फिर लिख सकते हैं। इसका ये एक एग्जांपल है, प्रोग्राम है। ये कोई क्लास है सर्कल के नाम से। इसमें एक एट्रीब्यूट्स डाटा मेंबर है रेडियस फ्लोट, और दूसरा है पाई। तो पाई को हमने कांस्टेंट बनाना है, तो कांस्ट जो कीवर्ड है हमने लिख दिया, और उसका टाइप फ्लोट लिखा और पाई। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसको वैल्यू देते हैं। तो सर्कल, और ये चूंकि सर्कल क्लास है तो इसका कंस्ट्रक्टर सर्कल हुआ, और फुल कॉलम और पाई की जो वैल्यू वो हमने इनिशियली दी 3.147। अब ये थ्रू आउट द प्रोग्राम यही कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, और हमने इनिशियल वैल्यू रेडियस की 1.5 ले ली। ये आप लोगों की मर्जी की इधर इधर भी ले सकते हैं कि कामा आर 1.5, और नीचे इधर भी ले सकते हैं। इस तरह ये पाई नीचे भी लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू 3.147। ठीक है, हर तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा पहले सेपरेट इसलिए किया कि भाई ये कांस्टेंट है, ये नॉन कांस्टेंट है, लेकिन आप सिर्फ फर्क समझाने के लिए कि ऊपर और नीचे आप लोग अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक दोनों इधर कामा और आर और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू हम दे सकते हैं। तो ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, या आप आर की वैल्यू किसी फंक्शन में रन टाइम में भी ले सकते हैं, सी एन के थ्रू भी ले सकते हैं। ठीक है, अब एरिया का कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला एक फंक्शन लिखते हैं, मेंबर फंक्शन वाइड फाइंड एरिया, और इसके अंदर एरिया जो है एक वेरिएबल है। ठीक है, उसको फ्लोट से डिक्लेयर किया,
और एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फार्मूला है एरिया मालूम करने का। तो आर स्क्वायर हम इस तरह लिख सकते हैं कि पाई मल्टीप्लाई आर, ठीक है। और सी आउट एरिया से प्रिंट करें। अब मेन फंक्शन के अंदर हमने इसको इसका एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया सर्कल का, ठीक है। और ये ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और से फिर सर्कल 1 डॉट फाइंड एरिया ये कॉल किया, तो इससे ये एरिया कैलकुलेट हुआ। तो ये कांस्टेंट डेटा मेंबर का एक एग्जांपल है कि कांस्टेंट डेटा मेंबर हम इस तरह, अब आप इसको चेंज करते हैं कहीं पे प्रोग्राम में तो ये एरर देगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा जो दूसरा एक एग्जांपल है, कहीं कहीं पे कोई इंटरेस्ट रेट मालूम करते हैं, तो इसके लिए एक प्रोग्राम हमने लिखा सिंपल इंटरेस्ट के नाम से एक क्लास है। और इसके अंदर अमाउंट, फ्लोट और टाइम, कितने टाइम के लिए आपने अमाउंट लिया हुआ है, और इसके ऊपर जो रेट आएगा इंटरेस्ट का वो कांस्टेंट होगा, तो इसलिए कांस्ट फ्लोट इसका रेट कितना आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको इस तरह इनिशियलाइज करते हैं इधर कि इंटरेस्ट रेट इस तरह हम थ्री पैरामीटर वाला थ्री आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर के अंदर 3 आर्गुमेंट डिफाइन किए, ए फ्लोट इंट आई फ्लोट आर। ये फ्लोट ए अमाउंट के लिए, इंट आई टाइम के लिए, फ्लोट आर रेट के लिए, और इसको फिर दे दिया। तो अब आप रेट आर मतलब ये कि ये इसकी जो वैल्यू है वो इसमें इनिशियलाइज किया। ये अच्छा तरीका इस तरह है कि आप नीचे इसको भी नीचे कर दें, रेट इज इक्वल टू आर, एम टी इज इक्वल टू ए और टाइम इज इक्वल टू टी। ये टी है, इधर टी लिखा तो ये टी है, ठीक है, इधर टी वेरिएबल का नाम है। और फिर इसके लिए फ्लोट फाइंड इंटरेस्ट मालूम करने का फार्मूला क्या है कि अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100, और एक वेरिएबल में डालना है तो इसके लिए वेरिएबल फ्लोट इस आई के नाम से डिफाइन कर, तो इस आई इज इक्वल टू, ठीक है। और इसके इधर सेमी कॉलन लगा दे ताकि क्लास खत्म हो जाए, सेमी कॉलन रहता है। और फिर आप फिर यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट, और ये कास्ट वन, ये इधर इधर ये नहीं है, ये अंडरस्कोर नहीं है, ठीक है, द स्पेस है कास्ट वन, और इसमें अमाउंट पास किया, टाइम पास किया और रेट, ठीक है। तो ये इधर आ गया कि अमाउंट, टाइम और रेट, और फिर इधर उसे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। कैलकुलेट करने के लिए कास्ट डॉट फाइंड इंटरेस्ट, तो इससे इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर इतना इंटरेस्ट आपका बनता है इतने टाइम के लिए, ठीक है। 5000 का अमाउंट है, 12 ईयर के लिए है, और हर ईयर इसके ऊपर 1.5 आता है, या 12 मंथ के लिए हर मंथ के 1.5 आता है, तो ये कैलकुलेट होगा, ठीक है। इस तरह दूसरे के लिए भी इस तरह के 7000 अमाउंट है, 24 ईयर का है, और इंटरेस्ट रेट 2.5 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाती हैं, और फिर जब हम ये फंक्शन कॉल करते हैं तो इनमें ये सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, और ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है, और फिर इधर प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल अभी हमने कांस्टेंट डेटा मेंबर पे कर लिए, ठीक है। अब कांस्टेंट मेंबर फंक्शन, ये अहम कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है कि कांस्टेंट मेंबर फंक्शन किस तरह होता है, व्हाट इज अ मेंबर फंक्शन। पहले ये कि मेंबर फंक्शन क्या होता है। मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसको मेंबर फंक्शन कहते हैं। फॉर एनी फंक्शन डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास इज कॉल्ड मेंबर फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल क्लास है, इसके अंदर हमने एक काउंटर डिफाइन किया, वाइड काउंटर और सी प्लस प्लस, ठीक है। और ये एक एट्रीब्यूट्स हैं, डेटा मेंबर हैं एक्स, ठीक है। तो अब ये काउंटर मतलब 1 1 इसको बढ़ाता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब हम इसको अगर
कांस्टेंट मेंबर फंक्शन बना सकते हैं तो क्या तरीका होगा? अ मेंबर फंक्शन बिकम कांस्टेंट मेंबर फंक्शन when keyword const is used in function declaration। अगर हम फंक्शन डिक्लेरेशन में अभी जो इधर इधर एक एग्जांपल है, उधर दूसरा एग्जांपल है, अगर हम ये एग्जांपल ले तो अच्छा होगा। इधर हमने लिखा हुआ है ना कि वाइड काउंटर, अगर इधर हम इसके बाद कास्ट का लफ्ज लिखें, डेटा मेंबर्स में हम टाइप से पहले कास्ट लिखते थे, इधर फंक्शन पेरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रैकेट से पहले इधर कास्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये कोई दूसरा फंक्शन है और वाइड डू समथिंग, इसके बाद हम इधर कास्ट लिखेंगे तो ये कांस्टेंट मेंबर फंक्शन बन जाता है। कांस्टेंट मेंबर फंक्शन इज एन accessory function which cannot modify value of data member। कांस्टेंट मेंबर फंक्शन में हम किसी भी डेटा मेंबर की की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जो हम वैल्यू चेंज करते हैं तो वो ये फंक्शन, क्योंकि ये कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है तो कांस्टेंट सिर्फ रीड ओनली का काम करता है, सिर्फ इट परफॉर्म कांस्टेंट ऑपरेशन। कांस्टेंट ऑपरेशन में इट परफॉर्म ओनली रीड ओनली ऑपरेशन। ये सिर्फ एक डेटा मेंबर के अंदर जो कुछ है वहां से हम इसको रीड कर सकते हैं, इसमें हम इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कांस्टेंट का काम ये है। जिस तरह हम डेटा मेंबर में हमने कहा कि डेटा मेंबर को हम एक वैल्यू, कांस्टेंट डेटा मेंबर को हम एक वैल्यू असाइन करते हैं तो फिर हम उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो इसी तरह कांस्टेंट डेटा कांस्टेंट मेंबर फंक्शन भी यही है कि इसके अंदर हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स इसी तरह है कि रिटर्न टाइप लिखेंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे, इसके अंदर जो पैरामीटर हैं या आर्गुमेंट्स वो लिखेंगे और उसके बाद कांस्टेंट लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ हमने लिखना है तो लिख रहे हैं। ठीक है, तो यही कांस्ट वर्ड है जिससे ये कांस्टेंट बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोग्राम देख लें, ये एक क्लास एग्जांपल का क्लास है और इसके अंदर हमने एक डेटा मेंबर x इज इक्वल टू 0 डिफाइन किया हुआ है। तो अगर हम लिखें वाइड काउंटर x प्लस प्लस तो ये ठीक है, लेकिन अगर हम इसको कांस्टेंट बना लेते हैं वाइड काउंटर 1 कांस्ट, ये कांस्टेंट मेंबर फंक्शन, अगर हम इसको x प्लस प्लस करते हैं तो ये एरर देगा, क्योंकि इसमें ये x की वैल्यू हम ये x प्लस प्लस क्या करता है, एक इंक्रीज करता है, तो ये इंक्रीज नहीं करा सकता, लेकिन ये एरर देगा, कंपाइलर एरर देगा कि ये चेंजेबल वैल्यू हम यूज चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इधर अगर हम इस तरह लिखें कि एक ऑब्जेक्ट अगर हम कांस्टेंट करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट आप देखें एग्जांपल x, तो ये इसका एक ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट हो गया नॉन कांस्टेंट, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट बनाना चाहते हैं इसका तरीका ये होगा कि कांस्ट, ये क्लास से पहले हम कांस्ट लिखेंगे, कांस्ट एग्जांपल x1, तो अब ये x1 जो है ये कांस्टेंट ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर हम लिखेंगे x डॉट काउंटर, तो ये जो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, ये नॉन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है। इससे हम कांस्टेंट फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं और नॉन कांस्टेंट फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। नॉर्मल फंक्शन को भी, मेंबर फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं और कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमने कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बनाया, तो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सिर्फ कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं ex1 डॉट काउंटर 1, तो ये एरर नहीं देगा, लेकिन ex1 डॉट काउंटर करेंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि ये नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट सिर्फ कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है और नॉर्मल ऑब्जेक्ट कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को नॉन कांस्टेंट दोनों को कॉल कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर इसका क्या, इसकी जरूरत क्या है, इसका फायदा क्या है? तो a member function can be made constant if it is designated to modify the internal it is not designated to modify the internal object state। उस टाइम हम एक मेंबर फंक्शन को कांस्टेंट बना सकते हैं या बनाएंगे जब वो ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो चेंज नहीं करना चाहते। जब हम किसी
ऑब्जेक्ट को इसके इनसाइड चेंज नहीं करना चाहते, सिर्फ रीड ओनली, सिर्फ इसके अंदर जो कुछ है वो सिर्फ रीड करना चाहते हैं, तो इसके लिए उस फिर हम उस फंक्शन को मतलब कांस्टेंट बना सकते हैं। कांस्टेंट मेंबर फंक्शन, क्योंकि अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन चेंज नहीं कर सकता। Constant member function just have read-only access to the member variables with which it performs the desired functionality. सिर्फ read कर सकता है, other than that client should use constant object that access the member read-only. जब हम सर्वर और क्लाइंट के मतलब कोई स्कीम है, और मतलब तो जो क्लाइंट में सिर्फ वो इसको रीड कर सकता है, कोई चेंज नहीं कर सकता, सर्वर सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उधर क्लाइंट के साइड पे कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ रीड कर सकता है, ठीक है, वो चेंज नहीं कर सकता। ये असर होता है ना, क्या कहीं पे क्लाइंट एक मॉड्यूल होता है और कहीं पे सर्वर मॉड्यूल होता है, तो क्लाइंट मॉड्यूल में हम सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं। इसका बैक एंड पे ये होता है कि इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं क्लाइंट में, वो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, तो सिर्फ वो रीड कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक कांस्टेंट मेंबर फंक्शन का एग्जांपल है कि क्लास अकाउंट, और आप देखें इधर यूजिंग नेम स्पेस std, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो आप लोगों ने यूज करना है। अगर किसी प्रोग्राम में वो नहीं है, इसलिए क्योंकि ये तो जेनेरिक है। अगर आप एक टूल जो विजुअल स्टूडियो प्लस है या कोड ब्लॉक है, उसमें पर आप लोगों ने यूज करना होगा, और टर्बो सी इसमें यूज नहीं करना होगा, ठीक है। ये सपोज एक अकाउंट के नाम से क्लास है, जो अकाउंट नंबर और एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग, और इसके अंदर जो बैलेंस है फ्लोट, ठीक है। तो इसमें एक वाइड रीड है और एक प्रिंट डिटेल है, तो इसमें हम रीड चेंज कर सकते हैं, ये मॉडिफाइंग है, और प्रिंट डिटेल ये कांस्टेंट है, तो ये सिर्फ प्रिंट करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह प्रिंट में सिर्फ हम वैल्यू प्रिंट करते हैं, तो इसको हम कांस्टेंट फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए रीड में इसको CN करें, अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस एंटर करें, फिर डिपॉजिट अगर करना है तो इसके लिए एक और फंक्शन है, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस टी अमाउंट अगर और ऐड किया। अगर प्रिंट है तो वाइड अकाउंट क्लास का है, इसको रिजोल्यूशन ऑपरेटर, प्रिंट डिटेल और कास्ट, अब इसको सिर्फ हम प्रिंट कर सकते हैं, सी आउट अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम और बैलेंस। तो ये जो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है, इसके थ्रू हम सिर्फ रीड ओनली एक्सेस ले सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप देखें इसके अंदर ये जो फंक्शन मेन फंक्शन के थ्रू हमने यहाँ अकाउंट के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ से अकाउंट डॉट रीड हमने यहाँ से CN के थ्रू वैल्यू देंगे। डिपॉजिट भी कर सकते हैं, फंक्शन है डिपॉजिट, इसमें हम 3000 डिपॉजिट करते हैं, फिर हम इसको प्रिंट करते हैं, अकाउंट डॉट प्रिंट होगा, ठीक है। असल में अब मेन लॉजिक क्या है कि क्यों कांस्टेंट मेंबर फंक्शन सिर्फ रीड ओनली एक्सेस ले सकता है, तो इसका ये रीजन है कि इन केस ऑफ नॉर्मल मेंबर फंक्शन, कंपाइलर ऑटोमेटिकली पास द क्लास दिस पॉइंटर इम्प्लिसिटली। जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंपाइलर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपाइलर के अंदर क्या होता है, कंपाइलर उस क्लास को दिस एक पॉइंटर इम्प्लिसिटली मतलब नजर नहीं आता, इम्प्लिसिटली क्योंकि इसके अंदर होता है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि कल डेडलाइन है असाइनमेंट जमा कराने का, ठीक है, और कल के बाद अगर कोई ले आता है मतलब असाइनमेंट, में कहता हूँ नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करता, तो एक्सेप्ट डेडलाइन के बाद एक्सेप्ट नहीं करूंगा, वो इम्प्लिसिट था। अगर मैं इस तरह कहूँ कि कल डेडलाइन के बाद मैं नहीं लूंगा, तो वो एक्सप्लिसिट है, सबको नजर आएगा। और जब मैंने कहा था कल डेडलाइन है, डेडलाइन के अंदर वो इम्प्लिसिट था कि मैं इस डेडलाइन के बाद नहीं लूंगा। तो इसी तरह वो हमें नजर नहीं आता ऊपर बाहर से, लेकिन कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्लास में दिस पॉइंटर इम्प्लिसिटली फंक्शन पैरामीटर में कॉल करता है। जो एग्जांपल क्लास में ये कांस्टेंट पॉइंटर दिस जो है वो कॉल करता है, तो फंक्शन एक्सेस द मेमोरी वेरिएबल यूजिंग दिस पॉइंटर, इस कांस्टेंट वेरिएबल के थ्रू, इस कांस्टेंट पॉइंटर के थ्रू
वो फंक्शन को एक्सेस करता है। और अगर कांस्टेंट मेंबर फंक्शन हो, ये जो नॉर्मल फंक्शन, अगर कांस्टेंट मेंबर फंक्शन हो तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली पास द क्लास दिस पॉइंटर एज द कांस्टेंट इम्प्लिसिटली। तो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के तौर पे कॉल करता है एज फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। तो अब तो ये जो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको पास करता है, तो हमने कहा कि कांस्टेंट ऑब्जेक्ट तो चेंज ही नहीं कर सकता, किसी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट पॉइंटेड बाय दिस पॉइंटर इज कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, सो कैन नॉट चेंज द मेंबर वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट सिर्फ रीड ओनली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कांस्टेंट मेंबर फंक्शन में कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के तौर पर कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कॉल होता है। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट और कांस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ रीड ओनली होता है, तो वो इसलिए वो नॉर्मल में वो एक इज ऑब्जेक्ट पास हो जाता है। ठीक है, इसके फायदे क्या है? इसका फायदा ये है क्लियरली डॉक्यूमेंट्स दैट फंक्शन डज नॉट चेंज ऑब्जेक्ट स्टेट। का फायदा ये है कि जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो वो मेंशन होता है कि कांस्टेंट फंक्शन ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। तो इससे हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि किस किस चीज, मतलब कौन कौन सी चीजें हमें सिर्फ रीड ओनली चाहिए, तो वो हम कांस्टेंट फंक्शन में डालेंगे। इसमें कहीं पे प्रोग्रामिंग मतलब ओकेजनली कोई एरर, मतलब कोई मिस्टेक ना करें, गलती से कोई वैल्यू चेंज ना करें, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो कांस्टेंट मेमोरी फंक्शन होता है, तो वो एरर देता है कि भाई मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर हम कोई चीज चेंज नहीं करना चाहते तो वो कांस्टेंट मेमोरी फंक्शन में डालेंगे। अगर वो गलती से कोई वैल्यू को चेंज करता है तो वो एरर देगा कि भाई ये चेंजेबल नहीं है। और ये कंपाइल टाइम सेफ्टी इंश्योर भी करता है कि कंपाइल टाइम में भी अगर हमने कोई इस तरह गलती की हुई है और मतलब वो कंपाइलर गया तो कंपाइलर एरर देगा कि नहीं नहीं ये कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट मेंबर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ये डिटेल है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, feel free to ask me. Thank you.